स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि क्या बिहार से खत्म होगी शराबबंदी, चर्चाओं के बीच बड़ा दावा। दरअसल बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलों के बीच ये दावा किया जा रहा है कि 31 मार्च के बाद बिहार में शराबबंदी नीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। यह एक वरिष्ठ पत्रकार के बयान के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, जब बताया जा रहा है कि सरकार के अंदर शराबबंदी कानून को लेकर के समीक्षा चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कानून लागू करने में कई मुश्किलें आ रही है, इसीलिए इसमें बदलाव की जरूरत हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार से शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, हाँ या ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपना राय रखिए कि बिहार से शराबबंदी को खत्म होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसी तरह से बैन रहना चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार में फिर से बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट। दरअसल बिहार में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज 27 मार्च से बिहार के कई जिलों में बारिश, तेज हवा और फिर गरज चमक की संभावना है। जब पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच अब पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास समेत कई जिलों में आंधी तूफान और फिर बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं पर सीमांचल के जिलों जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल में भी तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, बोले 2005 से 2025 तक बड़े अपराध, सही आंकड़े रखें सामने। दरअसल बिहार में कानूनी व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा है कि जेडीयू का आंतरिक मामला उनकी पार्टी वह जाने, लेकिन अपराध के आंकड़ों का सही आकलन होना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि 2005 से 2025 तक बिहार में अपराध के मामले में बढ़ोतरी हुई है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ बयान देने से कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती है, बल्कि जमीन पर काम दिखना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपराध के पुराने और फिर नए आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की है ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। वहीं पर इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू की ओर से यह कहा गया है कि राज्य में यानी कि बिहार में स्थिति पहले से बेहतर है, जबकि विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था का मुद्दा बिहार की राजनीति में और गर्म होने के संकेत मिल रहे हैं। नालंदा को 810 करोड़ की सौगात, सीएम नीतीश ने किया योजनाओं का उद्घाटन। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान नालंदा जिले को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान करीब 810 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास भी किया है। इन योजनाओं में सड़क, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से जिले के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में विकास का काम लगातार जारी है और हर जिले में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं को सही समय पर पूरा किया जाए ताकि लोगों को जल्दी लाभ मिल सके। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, राज्यसभा के बाद सीएम पद पर सस्पेंस। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच अब मुख्यमंत्री पद को लेकर भी सस्पेंस बढ़ गया है। खबरों में कहा गया है कि 14 अप्रैल के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। 14 अप्रैल के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। जी, हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार राजनीतिक गलियारों में कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है, जहां कुछ लोग इसे नीतीश कुमार की रणनीति बता रहे हैं तो फिर कुछ का कहना है कि ये गठबंधन की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, नायारा पंपों पर बड़े दाम, लोगों पर बड़ा बोझ। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के फिर से लोगों को बड़ा झटका लगा है। जहां आपको बता दो कि नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंप पर ईंधन के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल करीब 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 3 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। जहां कीमत बढ़ने के बाद वाहन चालकों और फिर आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक ये बढ़ोतरी कुछ खास पंपों पर की गई है, जिसके कारण अलग अलग जगहों पर
पर दाम में फर्क देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने का असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है और इससे रोजमर्रा के सामान की कीमत भी बढ़ सकती है। इसी वजह से लोग इस फैसले को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत, टैक्स और फिर सप्लाई की स्थिति के कारण दाम में बदलाव होता रहता है। हालांकि लोगों की मांग है कि कीमतों को नियंत्रित किया जाए ताकि महंगाई का असर कम हो और आम जनता को राहत मिल सके। 4 जिलों में शुरू हुई सुपर स्पेशलिटी ओपीडी, मिथिला सीमांचल के मरीजों को राहत। दरअसल बिहार के 4 जिलों में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस नई सुविधाओं से मिथिला सीमांचल और फिर मगध क्षेत्र के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को बड़े शहरों या फिर दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होगी। जानकारी के अनुसार इस सेवा के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज की जाँच करेंगे और जरूरी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिन जिलों में ये सुविधा शुरू हुई है वहां पर आधुनिक उपकरण और फिर बेहतर इलाज की व्यवस्था भी की गई है। इससे गरीब और फिर दूर दराज के मरीजों को काफी राहत मिलेगी। एमएलसी से इस्तीफा, राज्यसभा की शपथ और फिर सियासी चर्चा, क्या है नीतीश कुमार का प्लान? दरअसल बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देने और फिर राज्यसभा में शपथ लेने की चर्चा के बाद सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही खरमास के समय चल रही राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी अलग अलग बातें कही जा रही है। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर के कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग इसे बड़ी राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं तो फिर कुछ का कहना है कि आने वाले समय में नेतृत्व को लेकर के बदलाव हो सकता है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में आने वाले दिनों में बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। जब फिलहाल सभी दल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उनके फैसले से राज्य की राजनीति का रुख बदल सकता है। नालंदा के मंच से बड़ा इशारा, नीतीश के लिए भावनाएं और निशांत को लेकर के बड़ी चर्चा। दरअसल बिहार के नालंदा में हुए एक कार्यक्रम के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाए और भावुक अपील भी की है। इसी बीच कुछ नारों में निशांत कुमार का नाम भी सुनाई दिया, जिसके बाद इसे सियासी संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंच पर मौजूद लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ की है और उनसे पद न छोड़ने की अपील की है। वहीं कुछ समर्थकों ने निशांत कुमार को लेकर भी नारे लगाए हैं, जिससे ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में उन्हें राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार में इन दिनों नेतृत्व को लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है, इसलिए हर छोटी घटना को बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 28 दिन नहीं, अब 30 दिन चलेगा रिचार्ज, सरकार के फैसले से बदलेगा नियम। जी हां, मोबाइल रिचार्ज को लेकर के बड़ा बदलाव होने की खबर सामने आई है। अब 28 दिन वाले प्लान की जगह 30 दिन की वैधता देने की बात कही जा रही है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को पूरे महीने का फायदा मिलना चाहिए ताकि लोगों को बार बार रिचार्ज न करना पड़े। इस फैसले के बाद कंपनियों में हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार अभी ज्यादातर कंपनियां 28 दिन का प्लान देती है, यानी कि अगर आप 1 महीने की रिचार्ज करते हैं तो उसकी वैलिडिटी मात्र 28 दिन की होती है, जिससे साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। नए नियम लागू होने के बाद हर महीने का रिचार्ज पूरे 30 दिन तक चलेगा। इससे ग्राहकों को राहत मिलेगी और फिर अतिरिक्त खर्च कम होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर के लिया जा रहा है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान में बदलाव कैसे करेगी, इसे लेकर के चर्चा जारी है। तलाक केस में कोर्ट पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जज के सामने दिया बड़ा बयान। दरअसल भोजपुरी अभिनेता और सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से अपने निजी मामलों को लेकर के चर्चा में आ गए हैं। तलाक से जुड़े हुए केस की सुनवाई के दौरान वे कोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जज के सामने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान पवन सिंह ने कहा कि वे ज्योति के साथ रहना चाहते हैं, जिसके बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। जानकारी के अनुसार पवन सिंह और फिर उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसी केस की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष अदालत में गए थे। जब सुनवाई के दौरान पवन सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साथ रहने की इच्छा जताई है। जब कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अगली तारीख तय कर दी है। फिलहाल मामला अभी चल रहा है और फिर अंतिम फैसला आना बाकी है। जब लालू यादव ने नीतीश के सामने ललन सिंह को कमरे से किया बाहर,
पुरानी घटना फिर से चर्चा में। दरअसल बिहार की राजनीति से जुड़ा एक पुराना किस्सा फिर से चर्चा में आ गया है, जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के सामने ही ललन सिंह को उंगली दिखाकर के कमरे से बाहर जाने को कह दिया था। जब बताया जाता है कि यह घटना उस समय की है जब दोनों नेता एक साथ बैठक में मौजूद थे और किसी मुद्दे को लेकर के बातचीत चल रही थी। जानकारी के अनुसार बातचीत करने के दौरान किसी बात पर नाराज होकर के लालू प्रसाद यादव ने ललन सिंह से बाहर जाने को कहा। जहां उस समय नीतीश कुमार भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस घटना को उस दौर की राजनीति के तनाव और फिर मतभेद से जोड़ करके देखा जाता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार की राजनीति में नेताओं के बीच ऐसे कई किस्से रहे हैं जो समय समय पर फिर से सामने आ जाते हैं। इस घटना का जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान राजनीति में फिर से पुराने रिश्तों और फिर टकराव की चर्चा तेज हो गई है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट जल्द, टॉपर्स वेरिफिकेशन पूरा, ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट। दरअसल बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। बोर्ड की ओर से टॉपर्स का वेरिफिकेशन लगभग पूरा कर लिया गया है और अब कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जहां छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है और फिर उम्मीद है कि परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित होगा। जानकारी के अनुसार रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रोल कोड और फिर रोल नंबर डालना होगा। रिजल्ट स्क्रीन पर आने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जहां बोर्ड की ओर से कहा गया है कि रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए छात्र धैर्य रखें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही परिणाम चेक करें। बिहार बोर्ड 12वीं की स्क्रूटनी शुरू, कॉपी दोबारा चेक कराने का मौका। दरअसल बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी होने के बाद अब स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन छात्रों को अपने नंबर पर शक है या उम्मीद से कम अंक मिले हैं तो वे अपनी कॉपी दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी है और तय तारीख से पहले फॉर्म भरना जरूरी होगा। जानकारी के अनुसार स्क्रूटनी के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा। हर विषय के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ता है। आवेदन करने के बाद बोर्ड फिर से कॉपी की जांच करेगा और अगर नंबर में गलती होगी तो फिर उसे सुधार किया जाएगा। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि आवेदन करते समय रोल नंबर, विषय और फिर अन्य जानकारी सही से भरें। जब तय तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्क्रूटनी का रिजल्ट बाद में जारी होगा और फिर उसी आधार पर अंतिम अंक में माने हैं। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव की नहीं जाएगी सदस्यता, जेडीयू को लग सकता है बड़ा झटका। जहां बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खबर सामने आई है। गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता जाने की अटकलों के बीच अब कहा जा रहा है कि उनकी सदस्यता बरकरार रह सकती है। इस खबर के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और फिर इसे जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार गिरधारी यादव को लेकर के कार्रवाई की चर्चा चल रही थी, लेकिन कानूनी स्थिति साफ होने के बाद उनकी सदस्यता पर खतरा फिलहाल टलता दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर उनकी सदस्यता नहीं जाती है तो फिर उसका असर जेडीयू की रणनीति पर पड़ सकता है। इस मामले को लेकर के अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जेडीयू की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में पर और बड़ा राजनीतिक बयान देखने को मिल सकता है। मुजफ्फरपुर कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी, कोर्ट परिसर खाली, पुलिस अलर्ट। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी मिलने के बाद एक बार फिर से हरकत मच गया है। धमकी मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और फिर प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और सुरक्षा के तौर पर पूरे कोर्ट परिसर को खाली कर दिया गया। इसके बाद बम स्क्वाड और फिर डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया। जानकारी के अनुसार यह धमकी फोन या फिर संदेश के जरिए दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को बाहर निकाल करके हर जगह तलाशी ली गई है। जब सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के इलाकों को भी घेर लिया है और फिर जांच शुरू कर दी है। अब नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, एक पोर्टल पर मिलेगी सभी सेवाएं। जब बिहार सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू करने की तैयारी की है, जिसके जरिए कई सरकारी काम घर बैठे किए जा सकेंगे। इस पोर्टल पर अलग अलग विभागों की सेवाएं एक ही जगह पर मिलेगी, जिससे लोगों को बार बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे समय भी बचेगा और काम भी जल्द होगा। जानकारी के अनुसार इस पोर्टल के जरिए प्रमाण पत्र बनवाने, आवेदन करने, शिकायत दर्ज करने और फिर कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की सुविधा मिलेगी। लोगों को सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ज्यादातर काम इंटरनेट के माध्यम से हो जाएगा। इससे खास करके गांव और फिर दूर दराज के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
बिहार के 4 शहरों में बनेंगे नए एयरपोर्ट, इन जगहों से मिल सकेगी फ्लाइट सुविधा। जब बिहार में हवाई सेवा को मजबूत करने के लिए 4 नए शहरों में एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और फिर छपरा में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये फैसला उड़ान योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ना है। जानकारी के मुताबिक इन एयरपोर्ट के बनने के बाद लोगों को पटना या फिर दरभंगा जाने की जरूरत कम पड़ेगी और अपने जिले के पास से ही फ्लाइट पकड़ सकेंगे। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से बिहार के कई इलाके तेजी से विकसित होंगे। अभी बिहार में पटना, गया और दरभंगा जैसे एयरपोर्ट से उड़ानें चलती है, लेकिन नए एयरपोर्ट बनने के बाद राज्य के यानी कि बिहार के और भी जिले हवाई नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस योजना से आने वाले समय में यात्रा आसान होगी और फिर बिहार में निवेश और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। 18 साल बाद घर लौटा लापता बेटा, परिवार से मिलकर के भावुक हुआ माहौल। दरअसल बिहार के भागलपुर से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 18 साल पहले लापता हुआ बेटा अब 26 साल का युवक बनकर के अपने घर पर लौट आया है। जहां इतने सालों बाद बेटे को सामने देख करके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और घर में खुशी का माहौल बन गया। आसपास के लोग भी इस मिलन को देख करके भावुक हो गए। जहां जानकारी के अनुसार लड़का बचपन से ही घर से लापता हो गया था और परिवार ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चला। सालों बाद अचानक उनके घर में सूचना मिली, जिसके बाद परिवार ने पहचान की और फिर पुष्टि होने के बाद उसे घर लाया गया। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और उन्हें विश्वास था कि एक दिन बेटा जरूर वापस आएगा। और 18 साल बाद बेटे के लौटने से पूरे गांव में चर्चा है और लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। बिहार में पहली बार प्रवासी मजदूरों का बनेगा डेटाबेस, पटना में खुलेगा कॉल सेंटर। जब बिहार सरकार पहली बार प्रवासी मजदूरों का पूरा डेटाबेस तैयार करने जा रही है। इस योजना का मकसद बिहार के बाहर काम करने वाले मजदूरों की सही जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करना है। इसके लिए सरकार एक नई व्यवस्था बना रही है ताकि हर जिले से बाहर जाने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जा सके। जानकारी के अनुसार पटना में एक विशेष कॉल सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पर प्रवासी मजदूर या फिर उनके परिवार वाले संपर्क कर सकेंगे। इस कॉल सेंटर के जरिए मजदूरों की समस्या सुनी जाएगी और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे संकट के समय मजदूरों तक जल्दी सहायता पहुंचाई जा सकेगी। अधिकारियों के मुताबिक इस डेटाबेस से मजदूर का नाम, पता, काम करने की जगह और फिर मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार योजना, मदद और फिर सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने में आसानी होगी और फिर भविष्य में प्रवासी मजदूरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बिहार में पहली बार लिवर ट्रांसप्लांट, बड़े भाई ने छोटे भाई को दिया नया जीवन। जी हाँ, बिहार में पहली बार जिंदा इंसान के लीवर के हिस्से का सफल ट्रांसप्लांट किया गया है। इस ऑपरेशन में बड़े भाई ने अपने लीवर का एक हिस्सा देकर के छोटे भाई की जान बचाई है। जहाँ डॉक्टरों की टीम ने कई घंटों तक चले इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे बिहार के मेडिकल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार मरीज गंभीर लीवर बीमारी से पीड़ित था और उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी, जिसके बाद बड़े भाई ने आगे आकर के अपना लिवर देने का फैसला किया। ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई गई और पूरी तैयारी के साथ सर्जरी की गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि ऑपरेशन सफल रहा और दोनों मरीज अब डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इस सफल ट्रांसप्लांट के बाद बिहार में ही इस तरीके के बड़े इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे अब मरीजों को दूसरे राज्य में जाने की जरूरत कम पड़ेगी। बिहार में जीविका दीदियां बनाएंगी इंडक्शन चूल्हा, 7,000 महिलाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। जब बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। अब जीविका दीदियां इंडक्शन चूल्हा बनाने का काम करेगी। इसके लिए करीब 7,000 महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। जब सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वे खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगी। जानकारी के अनुसार इस ट्रेनिंग में IIT की एक्सपर्ट महिलाओं को तकनीकी जानकारी देंगी। उन्हें बताया जाएगा कि इंडक्शन चूल्हा कैसे बनाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है और कैसे उसकी जांच की जाती है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाओं को उत्पादन से जोड़ने की योजना है, ताकि वे नियमित कमाई कर सके।
डेडलाइन हुआ खत्म, हड़ताली राजस्व अफसरों पर सख्त कार्रवाई, नौकरी जाने का डर। दरअसल बिहार में हड़ताल पर चल रहे राजस्व अधिकारियों पर सरकार अब सख्त हो गई है। तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी काम पर नहीं लौटने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग ने ऐसे अफसरों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है और जल्द ही उनके खिलाफ कड़ा फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तय डेडलाइन तक काम पर नहीं लौटने वालों की सेवा समाप्त की जा सकती है। अब अधिकारियों की हाजिरी, कार्य स्थिति और फिर अनुपस्थिति का पूरा हिसाब किताब तैयार किया जा रहा है। जब बताया जा रहा है कि दो दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। सरकार का कहना है कि जनता का काम रुके ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। बिहार बोर्ड रिजल्ट के बाद कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, जानिए पूरा प्रोसेस। दरअसल बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि कॉलेजों में एडमिशन कैसे लिया जाए। इंटर या मैट्रिक पास करने के बाद एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होती है। इसके लिए छात्रों को सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है और अपनी पसंद के कॉलेज और विषय का चुनाव करना होता है। जानकारी के अनुसार एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाता है। छात्र जितने कॉलेज चुनते हैं उसी के अनुसार लिस्ट जारी होती है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद तय समय के अंदर कॉलेज जाकर के दस्तावेज जमा करना होता है, तभी एडमिशन पूरा माना जाता है। अधिकारियों के मुताबिक छात्रों को आवेदन करते समय मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और फिर अन्य जरूरी कागजात तैयार रखने चाहिए। जैसे ही जानकारी भरना बहुत जरूरी है क्योंकि गलती होने पर एडमिशन रुक सकता है। इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करें और किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। बिहार में डिजिटल क्रांति, बिहार वन से घर बैठे मिलेगी सरकारी सुविधाएं। बिहार में सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए बिहार वन नाम से नई डिजिटल व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इस सिस्टम के जरिए लोगों को कई सरकारी सेवाएं घर बैठे मिल सकेगी। जब सरकार का कहना है कि इससे दफ्तरों का चक्कर कम लगेगा और काम तेजी से होगा। इस नई सुविधा की शुरुआत इसी महीने से करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार बिहार वन पोर्टल पर कई विभागों की सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होगी। लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे और अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे। इसका मकसद है कि सरकारी काम में पारदर्शिता आए और लोगों को समय पर सेवा मिले। मदरसा बोर्ड रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 95% पास लेकिन टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं। जहां बिहार मदरसा बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद एक नया विवाद सामने आया है। इस बार रिजल्ट में करीब 95% छात्र पास बताए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि टॉपर्स की लिस्ट जारी ही नहीं की गई है। इस वजह से छात्र और फिर अभिभावक सवाल उठा रहे हैं और रिजल्ट को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार हर साल रिजल्ट के साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब बोर्ड की ओर से कहा गया है कि कुछ तकनीकी और फिर जांच से जुड़ी प्रक्रिया के कारण टॉपर्स की लिस्ट रोक दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन पूरा होने के बाद ही टॉपर्स का नाम जारी किया जाएगा। मदरसा बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि रिजल्ट पूरी तरह से सही तरीके से किया गया है और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और फिर आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। टॉपर्स की लिस्ट जल्द जारी करने की बात कही गई है। सरकारी कैलेंडर पर विवाद, मंत्री की फोटो छपने पर सियासत तेज। जब बिहार में सरकारी कैलेंडर को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि एक मंत्री ने अपने परिवार के साथ फोटो छपवा करके कैलेंडर जारी कराया, जिसके बाद विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है। राजद ने इसे सरकारी पद का गलत इस्तेमाल बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। जानकारी के अनुसार ये कैलेंडर एक सरकारी विभाग की ओर से जारी किया गया था, लेकिन उसमें मंत्री की परिवार के साथ छपी तस्वीर होने पर विवाद बढ़ गया है। जब विपक्ष का कहना है कि सरकारी पैसे से निजी प्रचार नहीं होना चाहिए, वहीं पर सरकार की ओर से कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है। क्या गुजरात मॉडल पर चलेगा बिहार? प्रशांत किशोर के बयान से बड़ी सियासी हलचल। दरअसल बिहार की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए गुजरात मॉडल की तरह काम करने की जरूरत है। जहां उनके इस बयान के बाद सियासी दलों के बीच बहस शुरू हो गई है और अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर बिहार को तेजी से आगे बढ़ाना है तो उद्योग, रोजगार और फिर बुनियादी ढांचे पर उसी तरह से काम करना होगा जैसे गुजरात में किया गया। जहां उनके बयान के बाद कुछ नेताओं ने समर्थन किया है तो फिर कुछ विपक्ष ने इसे राजनीतिक बयान बताते हुए सवाल उठाया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ऐसे बयान और तेज होंगे। बिहार में विकास मॉडल को लेकर के पहले भी कई तरीके की चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर के बयान से फिर से नई बहस शुरू हो गई है।
दिव्यांग बच्चों के लिए खुशखबरी, प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी मुफ्त पढ़ाई। जब बिहार में दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब ऐसे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री में शिक्षा का अधिकार मिलेगा। जब सरकार ने इस संबंध में नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है ताकि दिव्यांग बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जब जानकारी के अनुसार ये सुविधा शिक्षा के अधिकार कानून के तहत दी जाएगी। जब इसके तहत निजी स्कूलों को तय संख्या में दिव्यांग बच्चों को दाखिला देना होगा और उनसे किसी तरीके की फीस नहीं ली जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे खास जरूरत वाले बच्चों को बेहतर स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का मकसद है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। जहां शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि दिव्यांग बच्चों की पहचान करके उन्हें स्कूलों में दाखिला दिया जाए ताकि वे भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई कर सकें और फिर आगे बढ़ सकें। सीएम पद छोड़ने की अपील वाला पोस्टर पर करके मुस्कुराए नीतीश कुमार। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान उस समय दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब मंच के सामने एक पोस्टर दिखा। इस पोस्टर में लिखा था कि कृपया मुख्यमंत्री पद ना छोड़ें, जब बिहार को आपकी जरूरत है। पोस्टर देखकर ही नीतीश कुमार मुस्कुराने लगे और उन्होंने उस पोस्टर को मंच पर मंगवाने को कहा। यह दृश्य देख करके वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम सरकार की ओर से विकास यात्रा के दौरान हुआ था। समृद्धि यात्रा के दौरान जैसे ही नीतीश कुमार की नज़र पोस्टर पर पड़ी, उन्होंने उसे ध्यान से पढ़ा और फिर मुस्कुराते हुए अधिकारियों से पोस्टर मंगवाने को कहा। इस घटना के बाद वहाँ मौजूद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है और इसे राजनीतिक से जोड़ करके देखने लगा है। दोस्तों, आज रामनवमी का पर्व है और किशनगंज में भी रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल बात है कि किशनगंज में रामनवमी का त्योहार पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। जब किशनगंज शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हर तरफ भक्ति का माहौल नजर आया। कहीं भगवान राम की झांकियां थी तो फिर कहीं भक्त गाजे बाजे पर झूमते दिखे। जब सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और पूरे शहर में आस्था और उत्सव का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं पर दूसरी तरफ श्री राम सेना की तरफ से भी शोभा यात्रा निकाली गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली गई, ये शोभा यात्रा रुई धासा से शुरू होकर के शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए भूतनाथ गौशाला मंदिर पहुंच करके समाप्त हुई। यह यात्रा के दौरान डे मार्केट, गांधी चौक, फल चौक और चांदनी चौक जैसे इलाके में भारी भीड़ देखने को मिली। यात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए और जय श्री राम के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए, जी हाँ, जिसमें माहौल और भी भक्ति में रंगा हुआ दिखा। इस शोभा यात्रा में कई भगवानों की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वहीं पर युवा भक्त भी भगवान का रूप धारण किए हुए सजे नजर आए, जिन्हें देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रा मार्ग में जगह जगह सामाजिक संगठनों और फिर स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पानी और शरबत की व्यवस्था की गई थी। भूतनाथ गौशाला मंदिर पहुंचने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। सुरक्षा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। एसडीपीओ गौतम कुमार, एसडीएम अनिकेत कुमार और थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन पुलिस बल के साथ पूरे मार्ग पर तैनात रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। जहां इसके अलावा शोभा यात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरे के जरिए भी की गई ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। नागरिक एकता मंच के सदस्य भी पूरे कार्यक्रम में सक्रिय रहे और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करते दिखे। जिले के सभी 7 प्रखंडों में भी रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुल मिलाकर के किशनगंज में इस बार रामनवमी का आयोजन शांतिपूर्ण, भव्य और उत्साह से भरपूर रहा, जहां पर आस्था और अनुशासन का सुंदर मेल देखने को मिला। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सभी को अब वंदे मातरम गाना पड़ेगा। जहाँ और सिर्फ गाना ही नहीं पड़ेगा, वंदे मातरम गीत के दौरान बिल्कुल खड़े होकर के सावधान मुद्रा में खड़े होकर के गाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। अब बिहार के सरकारी स्कूल में वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा।
केंद्र सरकार की ओर से 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय गीत के गायन और उसके सम्मान को लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया था। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में अब नेतृत्व परिवर्तन हो रही है। यह नीतीश, जिसको सेक्युलर छवि के रूप में जाने जाते हैं, अब नीतीश नहीं रहा, क्योंकि नीतीश के हाथ में सत्ता अब खत्म हो चुकी है। अभी भी वह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पीछे से कोई और सत्ता चला रहे हैं। जो ये सत्ता चला रहे हैं वही इस तरीके के आदेश लागू कर रहे हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश अगर नहीं रहेंगे, नीतीश की जगह पर कोई और गद्दी पर बैठेंगे तो मुसलमानों को और क्या क्या जुल्म सहना पड़ेगा, मुसलमानों के लिए और क्या क्या मुसीबतें आने वाली है, ये बड़ा सवाल है। और लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या मुसलमानों के अब बुरे दौर शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके के आदेश तो पहले कभी नहीं लागू हुई जब से नीतीश जी होश हवास में थे। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब जा रहे हैं तो जाने से पहले ही बीजेपी अपने हाथों में सत्ता लेकर के इस तरीके के फरमान लागू कर रहे हैं। जब पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे, यानी कि उनके मुख्यमंत्री शपथ लेकर के कुर्सी पर बैठेंगे, तो क्या होने वाला है ये अभी से ही सोच करके लोग सहम जा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि पूरी तरह से कंपलसरी कर दिया गया है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। अब ये दोनों दल मिलकर के अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है खुद एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी के लोगों का। दरअसल बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि एजीयूपी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के बीच बंगाल विधान चुनाव के लिए गठबंधन की औपचारिक घोषणा ने कई दलों की में मुस्लिम वोटों को लेकर की सियासी प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। वहीं पर एजीयूपी और फिर एआईएमआईएम ने बुधवार को कोलकाता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करके अपने गठबंधन की घोषणा की। एजेयूपी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर एआईएमआईएम को कितनी सीटें दी जाएगी, इसे लेकर के बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी बंगाल के मुस्लिमों को अपनी ओर खींचने में कितना कारगर साबित होगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं पर टीएमसी को पिछले 1.5 दशक से मुस्लिमों का साथ मिलता आ रहा है और कांग्रेस वाम मोर्चा अपना खोया मुस्लिम वोट पाने को प्रयासरत है। वहीं पर नौशाद सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी अपना गणित लगा रही है। वहीं हुमायूं बाबरी मस्जिद के माध्यम से मुस्लिमों को साधने की जुगत में है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में कुछ समय पहले ही इसकी नींव रख चुकी है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बिहार के सीमांचल जैसे कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज से लगते बंगाल के उत्तर और फिर दक्षिण दिनाजपुर जिलों के मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव दिख सकता है। जब बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि टीएमसी ने मुस्लिम वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन इस समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि उनका गठबंधन मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ेगा। वहीं पर हुमायूं कबीर ने भी कहा कि बंगाल को मुस्लिम मुख्यमंत्री की जरूरत है। यह कईयों का मानना है कि इस गठबंधन का बड़ा प्रभाव ना भी पड़ा तो भी मुस्लिम वोट बैंक कुछ हद तक बटेगा, जिससे भाजपा को फायदा होगा। वहीं पर ममता बनर्जी खुद को मुस्लिमों की सबसे बड़ी हिमायती बताती आई है। जब टीएमसी ने इस बार 47 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जो कि पिछले बार से 5 अधिक है। वहीं पर ममता मुस्लिम समुदाय को अपने साथ बनाए रखने को कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि उनके लिए चुनौती आसान नहीं होने वाली है। जी हाँ, वहीं पर कुल 294 विधानसभा सीटों में से 110 पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। जब राज्य की कुल आबादी वर्तमान में 10 करोड़ से अधिक है, जिनमें करीब 30% मुस्लिम है। जब मुर्शिदाबाद, मालदा और फिर उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के बॉर्डर इलाके में लगातार पुलिस फोर्स की तैनाती कराई जा रही है। लगातार हर व्यक्ति की सख्ती से जांच की जा रही है, हर व्यक्ति की सख्ती से पूछताछ की जा रही है। खास करके चेक पोस्ट पर आने जाने वालों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। चेक पोस्ट पर इस तरह से नियम लागू किए गए हैं कि जिस तरह से एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन में सिक्योरिटी व्यवस्था लागू होती है, जिस तरह से मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट में चेक होती है, उस तरह से किशनगंज में भी अब लोगों की चेकिंग हो रही है। तो दरअसल बात यह है कि किशनगंज के सीमावर्ती इलाके में अब सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित दिगल बैंक चेक पोस्ट पर आने जाने वालों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे हर व्यक्ति की सख्ती से जांच की जा रही है। अब नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर यानी कि
MD से होकर के गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब बिना जांच के कोई भी व्यक्ति सीमा पार नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही पहचान पत्र दिखाना भी जरूरी कर दिया गया है। जहां इस नई व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट पर एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन जैसी सिक्योरिटी व्यवस्था लागू कर दी गई है। वॉक थ्रू गेट के जरिए हर व्यक्ति की जांच की जा रही है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। दिगल बैंक चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों के अनुसार ये कदम सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। अब हर आने जाने वाले व्यक्ति की पहचान और जांच दोनों सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हो सके। दरअसल ये बॉर्डर इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। यहाँ से रोजाना बड़ी संख्या में लोग भारत और नेपाल के बीच आवागमन करते हैं, जहाँ कई लोग रोजमर्रा के काम, खरीदारी या फिर इलाज के लिए सीमा पार करते हैं। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करना जरूरी हो गया था। जहाँ नई मशीन लगने के बाद अब सुरक्षा कर्मियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। जब पहले जहाँ पर मैनुअल जांच में ज्यादा समय लगता था, वहीं अब तेजी से और सटीक जांच संभव हो पाएगी। साथ ही साथ लोगों के सामान की भी बेहतर तरीके से जांच की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि ये व्यवस्था आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है और सभी से सहयोग की अपील की गई है। कुल मिलाकर के किशनगंज के दिगल बैंक बॉर्डर पर अब बिना जांच के एंट्री संभव नहीं होगी। यह सुरक्षा के लिहाज से यह कदम काफी अहम माना जा रहा है और आने वाले समय में इससे सीमा पर निगरानी और मजबूत होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।